नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ऐसा बहुत कम होता है जैसे अब भारत और कनाडा के रिश्तों में हो रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में बाकायदा एक ऐसा बम गिरा दिया, एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद दोनों सरकारों के बीच बेहद तनाव बढ़ रहा है। सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने, कि जो कनाडा के एक नागरिक के बारे में कि उनकी हत्या में भारत की खुफिया एजेंसी से जुड़े हुए एजेंट हैं। ये जिक्र हो रहा है एक व्यक्ति के नाम का, हरदीप सिंह निज्जर, जिनको बताया जा रहा है कि खालिस्तानी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय खालिस्तानी आंदोलन कोई चल रहा है उससे जुड़े हुए ये व्यक्ति हैं। ये कनाडा के नागरिक हैं जिनको कनाडा में खालिस्तानी एक्टिविस्ट कहा जाता है। और भारत की सरकार पर सीधे तौर पर ये आरोप लगाया गया है, क्रेडिबल एविडेंस यानी विश्वसनीय सबूत हैं उनके पास। उनकी जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इस व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी जून के महीने में वहीं कनाडा में गुरुद्वारे के बाहर। और इसके बाद से लगातार दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति ये हो गई है कि वहाँ कनाडा ने भारत के एक सीनियर डिप्लोमेट को, एक वरिष्ठ राजनयिक को निकाल दिया अपने देश से, और उसके बदले में भारत ने कनाडा के एक राजनयिक अधिकारी को यहाँ से निकाल दिया। इसके बाद भारत ने एडवाइजरी जारी की है अपने नागरिकों को जो कनाडा जा रहे हैं उनके लिए, और कहा गया है कि अटमोस्ट कॉशन यानी पूरी सावधानी, ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरती जाए। और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो ये है कि जो धमकियां जिस तरह की आ रही हैं, जो ख़तरा है, इस एडवाइजरी में कहा गया है वो टारगेटेड इंडियन डिप्लोमेट्स एंड सेक्शंस ऑफ द इंडियन कम्युनिटी हु अपोज द एंटी इंडिया एजेंडा। जो भारत के राजनयिक हैं उनको ख़तरा है, वो हमले के रास्ते में आ रहे हैं। और इसके अलावा जो लोग भारत विरोधी गतिविधियों को या एजेंडे को विरोध करते हैं, उस एजेंडे का, उनको निशाना बनाया जा सकता है। तो सीधे तौर पे देखा जाए तो बड़ा निम्न स्तर पर ये रिश्ता पहुंच गया है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि अभी अभी कुछ ही दिन गुजरे, जुमा 4 दिन, जब G20 के दौरान जब कनाडा के प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे तो बातचीत हुई भारत में, और G20 के दौरान उनका खूब सम्मान हुआ, सत्कार हुआ। लेकिन इस दौरान जस्टिन ट्रूडो ने एक और राज फाश किया, वो ये कि खुद इस मसले पर, निज्जर के मसले पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने बातचीत की। और अब इस बातचीत के बाद ऐसा लगता है इसका कोई फल नहीं निकला, और इसलिए अब उन्होंने वहाँ की संसद में ये बयान दिया है कि ये वहाँ के सिद्धांतों के खिलाफ है। जो कनाडा है वो एक ऐसा देश है जिसके अपने उसूल हैं, कायदे कानून हैं, जो रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून के राज से चलता है, इसलिए ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत का ये कहना है कि सीधे तौर पर एब्सर्ड है, ये इन्होंने कहा। और इसके अलावा निराधार आरोप लग रहे हैं। मामला तो इस बात को लेकर बातचीत होनी चाहिए कि क्यों खालिस्तान वाला आंदोलन चल रहा है कनाडा में, क्यों उसको शरण दी जा रही है ऐसे लोगों को, बल्कि इसके अलावा उल्टे तरीके से ये बातचीत हो रही है। अब यहाँ कई महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर चर्चा ज़रूरी है। खासकर आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि कितनी बड़ी आबादी फ़िलहाल भारत से जुड़े हुए, भारत जो ओरिजिन के लोग हैं इंडिया के, वो अब कनाडा में रहते हैं। 3.7%, जिसमें 2% पूरे कनाडा की आबादी का अब सिख आबादी है। एक अच्छा खासा वोट बैंक भी वहाँ पर बन चुका है ये। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो कई बड़े देश हैं जैसे कि यूएस है, यूके है, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है, उन्होंने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए गंभीर बयान भी दर्ज किए हैं। यानी पूरी जो इंटरनेशनल बरादरी है उसको लेकर वो एक तरह से एकजुट नज़र आ रही है। तो अब आगे इस मसले पे क्या होगा, भारत में जो सिख समुदाय है वो इसको किस तरीके से देख रहा है, क्योंकि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक जो कमेटी है उसने कहा है कि काफ़ी गंभीर मामला है, पूरी दुनिया में सिखों को एक तरह से ये उनके लिए चिंता का विषय है, उन पर असर डालेगा। खालिस्तान पूरा आंदोलन अभी क्या है, वो बाहरी देशों में क्यों चल रहा है, भारत में इसको लेकर आवाज़ क्यों नहीं नज़र आ रही है। ये जो आरोप हैं भारत की सरकार पर एक कैनेडियन नागरिक को मारने के, ये कितने गंभीर हैं, आगे इस मसले पर क्या क्या कुछ हो सकता है, इसी पर बात करेंगे। और इसी गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ द वायर के फाउंडिंग एडिटर और विदेश मामलों के जानकार सिद्धार्थ वरदराजन मौजूद हैं। सिद्धार्थ वरदराजन, सबसे पहले ये बताइए कि आखिरी बार आपने कब सुना था कि एक दूसरी सरकार ने, दूसरे देश ने, खासकर प्रधानमंत्री ने संसद में इतना गंभीर बयान दिया हो जिसमें बाकायदा दूसरी सरकार को एक नागरिक के हत्या के आरोप लगाए हों? हिंदुस्तान पे तो कभी ऐसा इल्जाम नहीं लगा इससे पहले, और शायद ही पिछले 20-30 साल में किसी भी मुल्क के खिलाफ कोई इल्जाम उठाया गया हो। रूस भी रूस के बारे में जो कहा जाता है कि उन्होंने अपने
मतलब ब्रिटेन के सॉइल पे लोगों की हत्या की, लेकिन वो जिनको निशाना बनाया गया वो रूसी नागरिक थे। ये पहली दफा शायद एक फॉरेन कंट्री के सिटीजन्स को टारगेट करने का इल्जाम लगाया जा रहा है किसी देश पे। लेकिन इसको राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का आप पूरा रवैया देखिए, भारत की मीडिया का रवैया देखिए, भारत सरकार का जो रिएक्शन है, उन्होंने कहा सीधे तौर पर निराधार है और बातचीत तो इस पे होनी चाहिए कि कनाडा की धरती पर भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ रही हैं, खालिस्तान का आंदोलन चल रहा है। लेकिन यहाँ तो दूसरा उल्टा आरोप ही लगा दिया भारत पर कि भारत के एजेंट्स ने, जिसका मतलब भारत की सरकार ही है, जब खुफिया एजेंट्स का यहाँ जिक्र हो रहा है कि वो हत्या में शामिल है। देखिए, दो बातें, एक तो कांग्रेस पार्टी का बयान और जो मीडिया में जो लोग कह रहे हैं, ये एक तरह का बचपना है, क्योंकि ये कहना कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में हम कुछ भी कर सकते हैं और दहशतगर्दियों को हम कहीं पे भी जो है वो हो, उनको हम निशाना बना सकते हैं, ये एक गैर जिम्मेदाराना बयान है। आप गौर कीजिए कि भारत सरकार खुद ऐसा नहीं कह रहा है। भारत की सरकार ने ये कनेडियन इल्जाम को खारिज किया है, बोला कि ये बेबुनियाद इल्जाम है। उसको कहीं जो है जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की जा रही कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बयान है वो कि हम इस चीज को नहीं मानते, उसको केंद्र में रखते हुए मुझे लगता है कि हमको बात करनी चाहिए। और सवाल ये उठता है कि कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो इल्जाम लगाया पार्लियामेंट में, और ये बात भी स्पष्ट हो चुका है कि उन्होंने एक तरह से एविडेंस को शेयर किया, साझा किया यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और जो ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन और फ्रांस के जो लीडर्स हैं उनके साथ। तो काफी संजीदगी के साथ कनाडा की सरकार ने इस सवाल को उठाया है, और इल्जाम भी एक ऐसे देश के खिलाफ आप उठा रहे हैं जो आपका एक मैत्री देश है। तो ये ऐसा मतलब कनाडा ने एक ऐसे कंट्री के खिलाफ ये इल्जाम उठाया जिनके साथ सियासी और आर्थिक और एक तरह से कल्चरल डायस्पोरिक टाइज हैं। तो ये मतलब हमको समझना चाहिए कि संजीदगी के साथ, एक फुल सीरियसनेस और जिम्मेदारी के साथ कनाडा की सरकार इस इल्जाम को उठा रही है, और इसको इस तरह से हम लोग नकार नहीं सकते कि ये एक सिर्फ एक कैजुअल रिमार्क है। ये एक बहुत सोची समझी जो है सोचा समझा बयान है। दिलचस्प बात की कि इसको नकार नहीं सकते। अब यहाँ से कई सवाल पैदा हो रहे हैं। पहली बात तो दर्शकों को बता दूं कि लगभग जो है 4% आबादी का हिस्सा बन गए हैं। 3.7 भारत से जुड़े हुए भारत के जो ओरिजिन के लोग हैं वहाँ कनाडा में, और पूरी कनाडा की आबादी का 2% हिस्सा अब सिख है वहाँ पर। आप अंदाज़ा लगाइए कि भारत में कह सकते हैं भारत की जो ईसाई आबादी है उसके आसपास हम ये कह सकते हैं। इसके अलावा सिद्धार्थ, जो बात समझ में नहीं आ रही है वो ये कि अभी G20 का इतना बड़ा यहाँ पर तमाम नुमाइश हुई, इतना बड़ा शो हुआ, जस्टिन ट्रूडो यहाँ पहुँचे, बड़ी आपस में दोस्ती हुई, आपने कहा कि फ्रेंडली कंट्री है, उसके बावजूद यहाँ पर जब ये जून में हत्या का मामला है तो जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ भी इस बारे में बातचीत की, लेकिन हमने कभी कहीं इसको कहीं छपते नहीं देखा, ना कनाडा के अखबारों में, ना भारत के अखबारों में, जब तक कि खुद कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जाके खुद अपनी संसद में इतनी गंभीरता इसे देते हुए, यानी वो इसको गंभीरता देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जिम्मेदारी दिखाते हुए संसद में ये बयान दिया है। तो हमने इससे पहले क्यों नहीं सुना इसको? देखिए, मुझे लगता है कि इससे पहले तो ट्रूडो ने मोदी साहब के साथ ये सवाल उठाया है, वो खुद कहते हैं, और भारत सरकार ने भी इस बात को अब स्वीकार कर लिया है। और ट्रूडो का कहना है कि प्राइवेटली उन्होंने यूएस, फ्रेंच, ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन जो लीडर्स हैं उनके साथ भी इसको साझा किया, शेयर किया। तो मैं समझता हूं कि बजाय इसके कि आपने एक पब्लिक स्पेक्टिकल बनाया, पहले तो इस इशू को प्राइवेटली रेज करने की कोशिश की गई, और जाहिर है कि मोदी साहब के साथ जो मुलाकात हुई दिल्ली में G20 के दौरान, वो उसको हम अच्छी मुलाकात तो नहीं कह सकते। उस वक्त की तस्वीर भी अगर आप देख लें तो दोनों जो लीडर हैं वो एकदम जो है नाराज लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई ढंग की बात ही नहीं हुई। और मुलाकात के बाद जो बयान कनाडा ने और इंडिया ने जारी किया है वो एकदम विपरीत। मतलब हिंदुस्तान ने तवज्जो दिया कि मोदी ने खालिस्तान से संबंधित गतिविधियों के बारे में कनाडा को
से रिक्वेस्ट किया कि आप कार्रवाई उनके खिलाफ करें, और कनाडा ने कहा कि इस मीटिंग में हमने आंतरिक जो कनाडा की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें फॉरेन इंटरफेरेंस के बारे में बात किया। तो बयान भी विपरीत थे। तो जाहिर है कि ये मीटिंग अच्छी मीटिंग नहीं थी और इस इशू को प्राइवेटली उठाया गया। लेकिन अब जो पब्लिकली अब ट्रूडो ने इस बात को किया है, इसकी वजह यही होगी कि जो कोऑपरेशन या असिस्टेंस वो चाहते थे हिंदुस्तान की सरकार से, वो उनको नहीं मिल रही है। और जिसकी वजह से ये एक तरह से अब कनाडा का नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ अब सवाल हो गया कि भाई कोई भी देश अगर उनको लग रहा है कि आपके जमीन पे कोई विदेशी ताकत आके अपनी एक्टिविटीज कर रहा है, किसी सिटीजन को टारगेट कर रहा है, तो आप उसको टॉलरेट नहीं कर सकते। हिंदुस्तान भी नहीं करता। तो अब एक तरह से ट्रूडो अपने आप को मजबूर फील कर रहे हैं कि भाई मैं इस चीज को पब्लिकली शेयर करूं कनाडा की जनता के साथ और पार्लियामेंट के अंदर। तो अब जो है ये इशू ओपन में आ गया, मीडिया की रिपोर्टिंग हो रही है कनाडा में, यहाँ पे, और ये भी बयान आ रहे हैं यूएस यूके से कि भाई वहां के लीडर्स ने भी स्टेटमेंट दिया कि वो संजीदगी से इस बात को कनाडा के इल्जाम को देख रहे हैं। हालांकि ये बात एकदम सही है, और एक तरह से मोदी सरकार का भी ये कैलकुलेशन होगा कि भारत की बढ़ती हुई जो अहमियत है दुनिया में, खासतौर पे जो वेस्ट का जो चाइना के साथ झगड़ा चल रहा है, उसमें शायद ये कैलकुलेशन है कि यूएस यूके इस इशू को पूरी तरह से पुश नहीं करना चाहता। तो ये थोड़ा सा स्पेस देता है भारत सरकार को कि कनाडा के इल्जाम को दरकिनार करे। और उसके बावजूद भी यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया से गंभीर एक तरह से उन्होंने इसका एक तरह से संज्ञान लेते हुए, हालांकि जिस जॉइंट स्टेटमेंट के बारे में वो कह रहे थे 5 सहयोगी देशों से, वो तो मेरे ख्याल से वो अब इस बात को नहीं गंभीरता से लिया जा रहा है, वो स्टेटमेंट नहीं जारी हो रहा है। उसके बावजूद भी यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, हालांकि फ्रांस से हमने अभी कुछ नहीं सुना है कि वो क्या कहना चाहते हैं। इसके अलावा सिद्धार्थ, जो बहुत अहम बात है इसमें, वो 2 महत्वपूर्ण, एक ही सवाल है लेकिन उसके 2 पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि क्या इसमें घरेलू राजनीति, यानी एक तरफ क्या ऐसा हो सकता है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा, जो खालिस्तान आंदोलन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, भारत उससे जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी कहता है, इनको भी आतंकवादी कहा जा रहा है, जिनको एक्टिविस्ट कहा जाता है कनाडा में, तो क्या जस्टिन ट्रूडो, जो कि आबादी का 2% हो गए हैं, घरेलू राजनीति की वजह से इसको इतनी अहमियत देना चाहते हैं, या आपको लगता है कि कनाडा के जो सरकार के और देश के जो सिद्धांत हैं, जिस तरह से उन्होंने रूल ऑफ लॉ का जिक्र किया, कानून के राज का जिक्र किया कि हमारे नागरिक के साथ हमारी धरती पर आप इस तरह से नाइंसाफी नहीं कर सकते, उसकी हत्या नहीं कर सकते, क्या इसमें 2% सिखों की जो आबादी है वो शामिल है? घरेलू राजनीति कितना शामिल है? घरेलू राजनीति की अगर हम बात करें तो कनाडा में जो आम चुनाव है वो 2021 में हुआ, और ट्रूडो साहब की सरकार अभी है, सेकंड टर्म है उनका एज अ पीएम, और ये सरकार जो है 2026 तक चलेगी। 2026 के बाद दोबारा वहां पे चुनाव होंगे। तो ये कहना कि 2023 में ट्रूडो ने इस सवाल को इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से उठाया, मैं समझता हूं कि ये इसमें कोई इस बात में कोई वेट नहीं है। दूसरी बात जो हमको समझना चाहिए वो ये कि कनाडा के अंदर जो एक तरह से पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में या ह्यूमन राइट्स के बारे में, वो अलग है, और हिंदुस्तान में भारत सरकार की जो समझ है वो अलग है। कनाडा के अंदर, और दर्शकों को मैं ये साफ कहना चाहूंगा कि कनाडा के अंदर कनाडा का कोई भी नागरिक अगर वो कहे कि मैं क्विबेक एक ऐसा वहां पे प्रदेश है जहां पे फ्रेंच जुबान बोली जाती है, और एक जमाने में वहां पे अलगाववादी मूवमेंट भी था, कनाडा के अंदर आप खुल के कह सकते हैं कि मैं समझता हूं कि क्विबेक एक आजाद मुल्क बनना चाहिए। ये कनाडा के कानून के खिलाफ नहीं है, आप पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, आप पे राजद्रोह या देशद्रोह का मुकदमा जो है दर्ज नहीं किया जाएगा। ये कनाडा का अपना एक पॉलिटिकल कल्चर है। तो अगर भारत सरकार ये कह रहा है कि भाई आपके मुल्क के अंदर जितने भी प्रो खालिस्तान एलिमेंट्स हैं उनकी बोलती आप बंद कर दो, उनके एक्टिविटीज पे रोक लगाइए, तो कनाडा इस बात को कैसे मान सकता है? हाँ, अगर ये ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल्स किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, अगर वो टेररिस्ट प्लानिंग में इन्वॉल्व है, तो जरूर भारत ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि कनाडा उन पर कार्रवाई करे। लेकिन अभी तक जो है, जो जिस तरह से बयान आ रहे हैं विदेश मंत्रालय से और भी लोगों से, वो यही है कि भाई एंटी इंडिया एक्टिविटीज चल रही हैं, एंटी इंडियन स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और उस पर आप रोक लगाइए। लेकिन कनाडा के अंदरूनी कानून के तहत कनाडा शायद उन पर कार्रवाई नहीं कर सकता। हाँ,
अगर वो एम्बेसी या हाई कमीशन पे हमला करते हैं तो डेफिनेटली उन पे एक्शन लिया जा सकता है जी। लेकिन अच्छा, एक चीज जो बहुत आपत्तिजनक हिंदुस्तानियों को लगता है कि कनाडा के अंदर जो खालिस्तान के जो संगठन है वो एक रेफरेंडम का आयोजित कर रहे हैं जहां पे वो कनाडा के सिख नागरिकों से कह रहे हैं कि क्या खालिस्तान बनना चाहिए कि नहीं। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत एक रिग्रेसिव और अननेसेसरी कदम है, लेकिन इस पे भी जो है कैनेडियन लॉ के तहत आप कार्रवाई नहीं ले सकते, क्योंकि किस कैनेडियन लॉ के किस प्रावधान के तहत उनपे उनके इस एक्टिविटी पे आप रोक लगा सकते हैं। तो ये जो सियासी समझ है और ये सियासी मतभेद इंडियन अप्रोच और कैनेडियन अप्रोच में, इसको भी समझना मुझे लगता है कि जरूरी है। एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जो सवाल है खालिस्तान से जुड़ा हुआ, कि ये बताइए आखिर इसका अभी जो मौजूदा स्थिति है वो क्या है। जब भारत के पंजाब में इसको लेकर हम कोई आवाज़ नहीं सुनते, तो अचानक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे कनाडा हो या यूके हो, यहाँ पर आवाज़ें आ रही हैं। जो भारत का हाई कमीशन है वहाँ पर हमला करने की कोशिश हुई, अलग अलग जगहों पर खालिस्तान से जुड़े हुए जो आतंकवादी कह सकती है भारत की सरकार, और वो वहाँ की सरकारें एक्टिविस्ट कह सकती हैं, या मैं कहती हूँ उनसे जुड़े हुए, उनसे हमदर्दी, खालिस्तानी आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले लोग, इन सब की खबरें आ रही हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं। तो ये इसको किस तरीके से देखा जाएगा? क्योंकि एक आरोप भारत की सरकार पे ये भी लगता रहा है कि जितना गंभीर नहीं है इस समस्या, उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है भारत की सरकार। ऐसा क्यों करती है? जब भारत में खालिस्तान को लेकर कोई शोर शराबा नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यों दिख रहा है? अगर हम आतंकवाद के बारे में बात करें, दहशतगर्दी के बारे में बात करें, तो मुझे लगता है कि इसकी जो डेफिनेशन है इसको हमेशा याद रखना चाहिए। और ये कहना कि भाई टेररिज्म जो है बढ़ रहा है, खालिस्तान के हवाले से, उस मूवमेंट के हवाले से पंजाब के अंदर पिछले 10-15 साल से कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है जिससे हम कह सकते हैं कि भाई टेररिस्ट मूवमेंट दोबारा, जो 80s के दशक में या 90s के दशक में नजर आया, दोबारा उसको खड़ा किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। और कनाडा के अंदर भी जो लोग हैं जो अपना पॉलिटिकल कैंपेन चला रहे हैं, हाँ, उस पॉलिटिकल कैंपेन को भले भारत सरकार अपोज करे और भारत के लोग अपोज करें और पंजाब के लोग अपोज करें और पंजाब के अंदर जो सिख आबादी है वो भी अपोज करता है, लेकिन आप उसको पॉलिटिकली कैसे डील करें वो उपाय आपको ढूंढना पड़ेगा। ये समझना कि हम एक तरह से उनको आतंकवाद, उनको दहशतगर्द कह के उनको कैनेडियन सरकार पे दबाव डाले कि उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको भारत के हवाले सौंपा जाए, ऐसा नहीं होगा। तो ये जो एक माइंडसेट है, मुझे लगता है कि इस पे भी थोड़ा सा कंट्रोल पाना जरूरी है। जो असली खतरा है उससे आप डील करें। और हकीकत यह है कि पंजाब के अंदर आज के इन दिनों और पिछले 10 साल से ऐसा कोई मूवमेंट नहीं है जो टेररिज्म, जिसको आप टेररिज्म कह सकते हैं। तो अननेसेसरी इस को उठाना और ये कहना कि बहुत बड़ा खतरा है, और जिस तरह से मीडिया में लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई खतरा है तो हम वैंकूवर में जाके किसी को भी मार सकते हैं, ये गैर जिम्मेदाराना बात है। और ये कहा जा रहा है कि अलग अलग देशों की सरकारें ऐसा करती रही हैं। अमेरिका के बारे में कहा जा रहा है कि वो अलग अलग देशों में जो लोग जिन्हें वो दुश्मन मानते हैं उनकी हत्याएं करते हैं, या सऊदी अरब किस तरह से हत्या कर देता है। तो ये कोई ऐसी बात है? ये तो एक ऐसा खुला हुआ राज है, ये एक ओपन सीक्रेट है जो तमाम सरकारें करती हैं। बल्कि कई बार मैंने देखा जो यहाँ का राइट विंग ट्विटर है, जब इन लोगों की हत्याएं हुई थी तो एक तरह से खुशी मना रहे थे कि जिस तरह से हमारा कोई ऑपरेशन कामयाब हो गया, इस तरह की बातें की जा रही थी। खैर, सवाल तो बहुत है आपसे पूछने के लिए, लेकिन समय समाप्त हो चुका है। 2 महत्वपूर्ण सवाल जरूर बाकी हैं, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि अब ये खत्म हो जाएगा इस बहस के साथ। ये मुद्दा अभी शुरू हुआ है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जांच की प्रक्रिया भी चल रही है, नए नए गवाह और सबूत मिल रहे हैं कनाडा की सरकार को। ऐसे में भारत की सरकार के लिए और भी जवाबदेही बाकी है। और जो सिखों की सबसे ऊंची, सबसे बड़ी संस्था है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उसने भी एक गंभीरता से इसको देखते हुए उन्होंने कहा है कि वेरी सीरियस मैटर है, बहुत गंभीर मामला है, जो पूरी दुनिया में जो बसे हुए सिख समुदाय के लोग हैं उनके ऊपर असर डालेगी। तो भारत में रहने वाले सिख और इसके अलावा पूरी दुनिया के सिखों पे असर डालेगी। इसमें कई और ऐसे पहलू हैं जिस पर हम रोशनी डालेंगे। अभी के लिए सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।